सबसे पहले तो ज़रा कोरोना वायरस के हवाले से जैसे मैंने अभी एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी कि अब तक समझ आ जानी चाहिए कि ये ख़तरा जो है वो कितना संगीन है। इस बारे में क्या राय रखते हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसके ऊपर गुफ्तगू जो पहली वेव आई थी जी उसमें हम लॉकडाउन में गए थे जी और उस लॉकडाउन में जो नुकसानात हुए, जी जो लोगों का रोज़गार बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई, कारोबार बंद हुए, उसके इफ़ेक्ट्स साल हो गया है, हम उससे निकल नहीं नहीं पाए निकल हैं। सकते। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं नहीं लेते। लेते। हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, दूसरे लोगों को चाहिए कि जो वेव पहली आई थी उसको हमने देख लिया था कि उसके नुकसानात क्या हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि जो ये तीसरी वेव आई है, अगर इसमें हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो तबाही की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि पहले ही लोग उस अफेक्ट से नहीं निकले और अगर अब दोबारा जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुसीबतें आएंगी। इस वेव में ज़्यादा नुकसानात होने का ख़तरा है, इसलिए कि जो पहली वेव थी उसमें हम टेस्ट करते थे जिसको जी पीसीआर टेस्ट जी कहते हैं। हम जी। कहते थे जी अगर अलामात हैं कोई आपकी हम्म, तो आप टेस्ट कराइए। वो टेस्ट पॉजिटिव आता था जी और उसमें फ़ाल्स नेगेटिव और फ़ाल्स पॉजिटिव बहुत कम रेशो था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक शख्स इन्फेक्टेड होता है, हम उसका पीसीआर करते हैं, हम्म, वो नेगेटिव होता है। जी ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आप इन्फेक्टेड हैं और आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि आप घूमते रहेंगे और लोगों को आप इन्फेक्ट करते रहेंगे। ऐसा ही। ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें वज़ीरों कबीरों को छोड़कर जो टेक्निकल लोग हैं, जी जो वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत नामवर वायरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जी उनको टीवी पे लाएं, उनसे लोगों को ब्रीफिंग दिलवाएं बिल्कुल ठीक। और उनसे ही एजुकेट करके लोगों को जो हदायत देनी है उनके ज़रिए दें ताकि अच्छी लोगों बात। पे असर हो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कुछ आप कह रहे हैं जी। वो करके भी दिखाएं। करके भी दिखा। अगर मैं एक बात कहता हूँ और मैं खुद नहीं करता तो उसका असर ज़ायल हो जाता है। ऐसा ही है। आप यकीन कीजिए कि मैं पिछले 1 साल से किसी फंक्शन में नहीं गया, जी किसी जनाजे में नहीं गया, किसी शादी में नहीं गया। दुख भी होता है, जी। लेकिन चूंकि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने, हाथ धोएं, गैदरिंग्स पे ना जाएं, कहीं मेरा दिल भी चाहता है, बहुत क्लोज रिलेशन होता है, जी तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि जो मैं ज़ुबान से कहता हूँ करके भी तो दिखाएं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आप देखिए, गवर्नमेंट के इदारों को देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखिए, आप अपोजिशन के लीडर्स को देखिए कि कहते तो हैं कि जी आप मास्क पहने, आप डिस्टेंसिंग रखें, आप गैदरिंग इकट्ठी ना प्रैक्टिकली करें, करके दिखा। लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद रोल मॉडल है कि कोई ऐसा बात नहीं है, ऐसा ही है। मास्क पहनने से कुछ नहीं होता। हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं मास्क नहीं पहनते और सबसे महफूज ज़्यादा हैं। इन्फ्लुएंसर जो सोसाइटी के अंदर हैं, वो अगले दिन भी ये बात हो रही थी, वो यही लोग हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करेंगे यकीनन, लेकिन जब वही लोगों को सोशल गैदरिंग्स की तरफ लेकर आएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, ये बड़ा एक मसला रहा है बीच में। अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि वो सियासी गैदरिंग्स भी हो रही हैं, लोगों को जमा भी किया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जो लीडर्स हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, वो अगर इस सिलसिले में काम नहीं करेंगे, और उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। गैदरिंग्स में आप देखें लोगों ने हज़ारों की तादाद में जो है वो शिरकत की, तो वो रोक सकते थे, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम जी लोगों से यही कहते हैं कि जो अपने लीडर्स हैं हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आप करते हैं लोग वही करते हैं। एग्जैक्टली तो प्लीज़ आप करके दिखाइए ना कि कोरोना से बचाव का ये तरीका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और अपोजिशन लीडर से भी कि आप करके दिखाइए। एक और बात, जी हमारे चूँकि हम मुसलमान हैं और मस्जिद से आवाज़ जाती है तो उसका बड़ा बहुत अच्छी असर बात, होता बहुत है। अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मजहबी लीडर हैं उनको ऑन बोर्ड लें बिल्कुल ठीक है। और मस्जिद से ऐलान करें कि जो नमाज पढ़ने आएगा वो मास्क में नहीं होगा तो हम मस्जिद में नहीं आने बिल्कुल देंगे। आप ठीक है। देखिए इसका सोसाइटी पे बहुत असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मजहबी लीडरों को चाहिए कि आगे आएँ, वो समझते हैं, बिल्कुल उनको ठीक है। पता है कि ये एहतियात ज़रूरी है, जी लेकिन ज़ुबान से भी कहें ना, बिल्कुल ठीक है। लोगों को एजुकेट करें, उनका बहुत असर होगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सोसाइटी की इस सेगमेंट को भी ऑन बोर्ड लें। ऑन बोर्ड ले, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ देखने में नहीं आई। मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा, मैं शायद हो सकता है इसमें ठीक ना भी हूँ, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मसाजिद के ज़रिए लोगों में ज़्यादा बेहतर तौर पर अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जा सकती है।
लेकिन उसको वहाँ पे भी नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से नुकसानात हुए। लेकिन अब ये एक बड़ी लंबी बहस पाकिस्तान में, आपको पता है कि मौजूद इतना हसास हो चुका है कि इसके ऊपर एक बहस जो है वो शुरू हो जाती है। एनीहाउ, ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइए कि ये सोशल वेलफेयर का काम कैसे आगाज़ हुआ, और फिर कोरोना में हमने देखा कि बहुत सारी जो NGOs हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हमने बड़े फ्रीक्वेंटली ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो इस तरह के काम कर रहे थे। एक डाटा का एक बड़ा मसला आया कि आपके पास सही डाटा किसी के पास नहीं था कि अगर कोई इलाका है, कोई आबादी है, तो वहाँ पे कितने लोग आबाद हैं। जब ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो है ज़रूरियात क्या हैं। अगर वहाँ पे वैक्सीनेशन का लेट्स से अगर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये प्राइवेट NGOs वालों के पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड था। ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोगों के दिल में डर है जी। कोरोना, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो मुझे फ़ोन करते थे, चूँकि मैंने अनाउंस किया था कि जी जो भी बीमार हैं वो हमसे दवाई फ्री ले लें, पूरे पाकिस्तान में हमने किया, तो लोग हमें फ़ोन करते थे। तो मैं उनसे कहता था कि आप तो बहुत सारे एंटाइटल लोग जो दवाई गवर्नमेंट के इदारों से ले सकते हैं कि भाई आप वहाँ से मेडिसिन ले लें, तो ये तो हम गरीबों को दे रहे हैं जो नहीं ख़रीद सकते। तो वो कहते थे नहीं जी, हमें वो बंद कर देते हैं, हमारे घर पे पुलिस आ जाती है, अनाउंस करते हैं कि इस घर में कोरोना की, ये स्टिग्मा बन गया था सोसाइटी में। तो मैं अस्करी 4 में रहता हूँ कराची में, वहाँ एक स्ट्रीट में एक घर में इन्फेक्शन हुआ, तो पूरी कॉलोनी में ऐसा हुआ कि जैसे इस घर ने को गुनाह किया है। मैंने अनाउंस किया, अपनी मिसेस को साथ लेके हम बाहर निकले कि भाई ये बीमार हैं, इनको एक बीमारी है और हमने उनको आइसोलेट किया है, तो आप इनसे नफरत थोड़ी करनी है हमने, बल्कि हमें चाहिए कि उस मरीज की हिम्मत बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अनाउंस करती है, लोग फिर अवॉइड करते हैं ये बताने में कि हम चुपचाप टेस्ट कराने भी नहीं जाते, चुपचाप दवाई खाना शुरू करते हैं और घर में बंद हो जाते हैं और बताते नहीं हैं। अगर कोई बताएगा नहीं तो फिर तो डाटा जमा नहीं होगा। NGOs के पास डाटा इसलिए है कि NGO खामोशी से काम करते हैं, उनका एक वॉलंटियर काम है, लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो लिख लेते हैं कि जी हमारे पास आज 10 पेशेंट आए। मेरे पास अपना डाटा है कि मुझसे कितने लोग मेरी दवाई लेने आए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने गवर्नमेंट के इदारे को बताया कि नहीं जी, हमें उनसे डर लगता है, वो हमें बदनाम करते हैं, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप किसी के घर पे पुलिस लगा दें, बाहर ना निकलने दें, अंदर 4 लोग जो हैं वो बीमार हैं, खाएंगे कहाँ से? ऐसा ही अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरी करेंगे? अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करे कि हम आपके लिए हैं, अगर आप बीमार हैं तो हमें बताएं, हम आपको मेडिसिन भी पहुँचाएंगे, हम खाना भी पहुँचाएंगे, उसके बाद डाटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये वैक्सीन का है कि अगर अब वैक्सीन का तो खैर डाटा है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें वैक्सीन डोनेशन में मिल गई है तो वो लग रही है। अब वैक्सीन जो ख़रीदारी शुरू होगी तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि पहले एंटीवायरल मेडिसिन जो थी रेमडेसिविर और एक्टिमा, मतलब उसका जो हाल हुआ आपने देख लिया। वो तो हम निकले थे जहाद पे कि भाई ये 2000 वाला इंजेक्शन 16,000 का ना ब्लैक करें, ना बेचें, तो कहीं जाके लोग रुके, वरना हम तो लाशों पे बिजनेस करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हकीकत यही है। जो कुछ होता रहा, जिस तरह अद्वियात जो इससे रिलेटेड थी, अचानक से उनकी प्राइसेस में बेपनाह इजाफा हुआ और फिर कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था। ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि यहाँ पर इतनी सारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया। ये जो बड़ी तेज़ी से जो इसमें हाइक हुई है, बहरहाल जी ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये आपने तस्करा इसका कर ही दिया, चलें इस मौजू को भी छेड़ देते हैं। जो निजी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हमारे एक दोस्त हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो, आपकी क्योंकि पॉपुलेशन है दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिर ये रास्ता शायद इख्तियार करना पड़े। लेकिन उसमें क्या हुआ वो आपके सामने, कुछ देर पहले ख़बर हम दिखा रहे थे कि वो प्राइसेस के ऊपर वो जो है वो एग्री नहीं हो रही जो कंपनी जिसने इंपोर्ट किया, और वो यह भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आ गई थी कि वो जी पूरी कंसाइनमेंट जो है वो वापस कर दी जाएगी। फरमाइए। मेरा ख्याल आपका नॉलेज तो जनरल नॉलेज है, मुझसे ज़्यादा होगा। आप बताइए मुझे कि पूरी दुनिया में कौन सा पहला मुल्क है जिसने निजी कंपनियों को ये वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाज़त दी है? वी आर दी फर्स्ट वन। कम से कम ऐसा तो है कि पाकिस्तान दुनिया में ये पहला मुल्क तो बना कि हम अब वैक्सीन मंगवाएंगे। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि जैसे ही ये बात फ्लोट हुई थी
तो लोगों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन, लेट्स से जैसे मास्क का एक इशू हुआ, अगर ये लोकली प्रोड्यूस कर रहे होते तो चले ठीक है, पता होता कि ये हमारी डिमांड को समझते हुए हम मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जब हम इंपोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हाल वही होना है जैसे हम गंदम में, फर्टिलाइज़र में और दीगर मामलात में होते हैं। तो वो तो लोगों के लिए बड़ी सीरियस एक वो बन गई थी, परेशानी का बायस बन गए थे। लोग कॉल्स कर रहे थे कि अगर सारा का सारा स्टेक अगर उनके पास चला गया और गवर्नमेंट ने अगर हाथ वो कर लिया, तो लोग ये सवाल करते हैं। फर्स्ट वेव में तो यही हुआ था कि हमने जब जैसे डॉक्टर्स ने अनाउंस किया कि जी आप मास्क पहने, मेरा बिजनेस भी है मास्क का, तो मैं या आप यकीन कीजिए कि 1 रुपये 10 पैसे का हम आर्मी को, फोर्सेस को हम सप्लाई करते हैं ये मास्क, और उसके बाद आपने देखा कि 50 रुपये का भी गया, ऐसा ही है सारा करके। जैसे लोगों को पता चला कि जी मास्क पहनना ज़रूरी है बचाव के लिए, तो मास्क गायब हो गया। और उसके बाद फिर मर्जी थी, मैंने शुरू में सजेशन दी थी कि जब आपने ये अनाउंस किया कि जब मास्क आपने ज़रूर पहना, तो जितना मार्केट में स्टॉक है उसको ड्रग इंस्पेक्टर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसको होल्ड कर ले, और इम्पोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो उनको बता दे कि जो आपकी प्राइस है वो गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद प्राइस कंट्रोल रहेगी। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो ही नहीं देती, वो कहती है जी आप अपने आन पे हैं और जो मर्जी कर लें। और हम ये सोचते हैं कि चूंकि अब इस चीज़ की ज़रूरत है तो अब जितनी मर्जी इसकी कीमत बढ़ा दें, और हमने वो कीमत बढ़ाई। उसके अलावा है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डर था, मतलब आप देखें ना कि फर्स्ट वेव आई थी तो लोग डरे हुए थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से और बाकी लोगों के जलसों जुलूसों से वो डर आस्ता आस्ता निकल गया। जब 50 रुपए का मास्क था तो हम खरीद के पहन रहे थे। अब आपको ये मास्क, सर्जिकल मास्क जो है, ये आप जो पहनते हैं ये 1.5 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं पहनते। आप यकीन कीजिए कि 1.5 रुपए का एक मास्क है, तो आपका टोटल अगर रोज़ आप एक ख़रीद के पहनते हैं तो आपका 45 रुपीज़ महीने में लगेंगे। तो क्या हम 45 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते? अब हमें चाहिए कि हम मास्क पहने, और अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकती है। आप अनाउंस कर दें कि सड़क पे वो शख्स आएगा जिसने मास्क पहना होगा, और ना आने दें, शॉपिंग सेंटर बंद ना करें, मैं कहता हूँ बंद ना करें, उसकी एंट्रेंस एक कर दें, और उस एक एंट्रेंस पे आप ये कह दें कि जो मास्क पहन के आएगा वो अंदर चला जाए और ना हो। इसी तरह मस्जिद कर दें, इसी तरह स्कूल के बच्चों के लिए कर दें कि जी डिस्टेंसिंग तो ज़ाहिर आपने डिसाइड करनी है कि बच्चे को 8 फुट में बिठाना है, कितना दूर बिठाना है, लेकिन आप ये कह दें कि जी अब अफोर्डेबल है, ठीक है, अब अफोर्डेबल है। दूसरा ये है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम पे मुश्किल वक्त आता है तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, वो चुप हो जाते हैं, ऐसा ही खामोशी से बैठते हैं, और छोटे छोटे बिजनेसमैन जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो इतना जोशो खरोश में बाहर निकलता है और काम वही करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी इन्हीं वॉलंटियर्स की वजह से और इन जोशीले लोगों की वजह से बची हुई है। बाकी बड़े बिजनेसमैन को चाहिए कि वो आगे आए। वैक्सीन गलत डिसीजन है ये, ठीक, मेरी अपनी राय है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ, ये गलत डिसीजन है। इसलिए कि आप सोचें कि अगर वैक्सीन की डोज की कीमत 8,500 रुपये रखी जाएगी, तो उसके बाद 8,500 रुपये तो सिर्फ आपने पे करना है, उसके बाद आपने आना है, जाना है, आपको बुखार हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन लेनी है। तो ये गवर्नमेंट का गलत डिसीजन है, इस पे बिजनेस नहीं होना चाहिए था। आप अपील करें नेशनल लेवल पे डोनर्स को कि आप डोनेशन दें। हम अच्छी एनजीओस, पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है कि कोई कहे कि जी प्रमोट किया जा रहा है, तो लेकिन लोगों को पता है कि कितने बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जो अल्लाह वास्ते काम करते हैं। आप उनको आगे लाएं, डोनर्स को आगे लाएं, और वैक्सीन कुछ आपको डोनेशन मिल रही है और कुछ आप डोनेशन जनरेट करें। बिल्कुल ठीक है। जिसकी तनख्वाह 15,000 है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 5 लोग हैं, कैसे वैक्सीन मुमकिन लगाएं? मुमकिन नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, अब आपकी फाउंडेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। फर्स्ट वेव में क्या एक्सपीरियंसेस रहे? बहुत सारे लोग निकले, लेकिन ये एक ऐसी वबा थी जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना था, ना कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था, और ये पूरी दुनिया पे एक साथ जो है वो मुसीबत जो है वो आई। अब ये बताइए कि पहली जो वेव थी उसमें आपने वॉलंटियर काम किया, वॉलंटियरली गए,
लोगों को फूड भी प्रोवाइड किया, डिलीवर किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? और फिर जैसे भी बात हो रही थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, फिर ये सिक्योरिटी के लोग, ये बेचारे सड़कों पे खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि आपने मास्क लगाना है। वो खुद बेचारे बड़ी सीरियस लाइफ थ्रेट उनको थी, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। वहाँ तक एक्सेस कैसे हुआ, वो ज़रा सारा मामला समझाइए। मैंने जो फर्स्ट वेव में काम किया था तो मुझे लोग कहते थे, मैं मतलब ब्रिगेडियर रैंक में रिटायर हुआ हूँ, अकेला घूमता हूँ शहर में, तो मुझे लोग, जब मैंने काम शुरू किया था तो लोगों ने मुझे कहा कि सर अपने साथ गार्ड रखा करें। मैंने कहा गार्ड मैं क्यों रखूँगा? तो उन्होंने कहा जी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी दुश्मन बन जाएगी जो आप कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने टीवी पे आके और सोशल मीडिया पे उन मेडिसिन्स की कीमत बता दी थी जो ब्लैक हो रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो 16,000 रुपये का वायल बिक रहा था और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो 1500-1600 रुपये है। मतलब आप देखें कि कितना प्रॉफिट उस पर कमाया जा रहा था। इसी तरह इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन गायब हो गया था, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट गायब हो गई थी। तो मैंने उसकी कीमतें, एक्चुअल कीमतें बतानी शुरू की थी। अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर कोई लोग समझते हैं कि मैंने बहुत करोड़ों रुपया खर्च किया था, तो ऐसा नहीं था। मुझे उसकी कीमत पता थी और मैंने जो मैन्युफैक्चरर से उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये सेल नहीं करूँगा, मैं लोगों को फ्री दूंगा, तो मुझे उन्होंने प्रोवाइड की ओरिजिनल प्राइस पे। तो जो एक पेशेंट की मेडिसिन 2-4 हज़ार रुपये की वो ट्रीटमेंट बनती थी, वो हम 500-700 हज़ार रुपये में अरेंज कर लेते थे और उनको प्रोवाइड कर देते थे। सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करनी थी। आप सोचिए कि शहर लॉकडाउन हो गया और जो डेली वेजेस वाले लोग थे वो भी घरों में बैठ गए, उनको खाने को नहीं मिल रहा था। तो हमें एक तो ये था कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हम आइसोलेट करें और उनकी ट्रीटमेंट करें। उनको जो भी बेसिकली तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, उसकी बुखार है तो उसकी दवाई दे दें, उल्टी आ रही तो उसकी दवाई दे दें, तो हम प्रोवाइड करते थे। उसके बाद हमने ये देखा कि उनको खाना कैसे, कहाँ खाना डेली कमाते तो खाना कहाँ से आएगा। तो मैंने एक स्कीम शुरू की थी उस वक्त के कोई भी अपने डॉक्टर हो, आप जैसे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कि अगर वो किसी एक मजदूर को राशन ले देता है 1200-1400 रुपये का, तो मैं उसको मेडिसिन भी दूंगा, उसको मास्क भी दूंगा, उसको ग्लव्स भी दूंगा, उसको सैनिटाइजर भी दूंगा। तो लोगों ने कहा कि ये क्या स्कीम है? तो मैंने कहा कि जी मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, एनजीओ हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो अगर आप किसी मोहल्ले में और आप देखते हैं कोई गरीब आदमी है, उसके पास खाने को नहीं, आप उसको खाना दे दें, हमसे आके ये मेडिसिन जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है वो ले जाए। उसके बाद हम लॉकडाउन हुआ तो हम सड़कों पे घूमते थे और मैं डॉक्टर्स को किट्स पहुंचाता था और जो भी प्रोटेक्टिव उनको चीज़ें चाहिए थी वो पहुंचाता था। तो मुझे एक दिन एक पुलिस वाले ने रोका कि आप यहाँ से घूमते हैं, गाड़ी भरी हुई है, क्या है ये? तो मैंने कहा जी ये डॉक्टर्स की किट्स हैं तो वो सेफ्टी के लिए पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन है ये उनको पहुँचाती है। मैंने कहा जी, वो नहीं जानता था कि मैं कौन। जी। तो उसने कहा कि अपने ब्रिगेडियर साहब से कहना कि हम सड़कों पे खड़े हैं धूप में, आप इतना कुछ करते हो, हमें तो पानी भी नहीं मिलता पीने को, स्टोर बंद हैं सारे, वो सारे करते। तो मेरे दिल में आए कि बात तो इसकी सच है कि पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इवन रेंजर थे, बिल्कुल। तो मैंने फिर तहिया किया कि आप चले इनके लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैंने बल्क में वाटर बॉटल्स खरीदी, बिस्किट खरीदे और फिर सुबह हम निकलते थे और मुख्तलिफ सड़कों पे घूमते थे और बांटते जाते थे। मैं मास्क पहनता था और कवर पहनता था, कोई मुझे पहचानता नहीं था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मज़े की बात कि एक दिन मुझे एक पुलिस अफसर ने रोका, उसने कहा कि सर आप रोज़ यहाँ से गुजरते हैं तो आप हैं कौन? तो मैंने कहा मैं ब्रिगेडियर बशीर हूँ। तो उसने कहा कि हमने पहला ब्रिगेडियर देखा है जो सड़कों पे पानी बांटता है, तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम सोसाइटी में जो लोग कुछ ना कुछ काम करते रहे और अब अगर लॉकडाउन होता है और गर्मियों का सीज़न आ रहा है और आपको सड़कों पे फिर वही सिर्फ पुलिस, सैनिटरी वर्कर्स और रेंजर्स नज़र आएगी, तो हमें चाहिए कि उसके लिए कुछ प्लान करें, क्योंकि स्टोर बंद हो जाए, मार्केटें बंद हो जाए तो पर पीने को पानी भी नहीं। और ब्रिगेडियर बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, उनसे हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कोविड के हवाले से। मज़ीद और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ तो एक सियासी मसला बन गया था। एक गवर्नमेंट थी सूबाई, उसने कहा कि जी 800 अरब रुपये का राशन तकसीम हो गया, यहाँ शिकायतों के ढेर लग गए कि अगर वो हुआ है तो फिर गया कहाँ। लेकिन ये जो NGOs वाले थे
ये तो दिन रात अपना काम कर रहे थे, बल्कि कुछ जगहों पर मैंने देखा कि रात को 2-2 बजे उन्होंने अपनी जो है वो फील्ड ऑपरेशन की है। अच्छा, ये अगर कैसे मैं मुमकिन है? अपनी यासर साहब, अगर मैं अपनी फाउंडेशन का आपको बताऊं तो हम सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। ठीक। हमारा तरीकाकार बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम ये देखते थे कि राशन किसको चाहिए, राशन तो सबको चाहिए सबको ही था, चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन हमारा टारगेटेड था। हमारा ये था कि जो कोरोना का पेशेंट है, जी। हम उसको रिक्वेस्ट करते थे कि देखें आप पॉजिटिव हैं, आप इन्फेक्टेड हैं, आपकी फैमिली इन्फेक्टेड है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में बंद हो जाएं। बिल्कुल ठीक। तो अब यह है कि वो इस पे तो राज़ी हो जाते थे कि हम आपको मेडिसिन पहुंचा देंगे और आप अपने घर में बंद हो जाएं और किसी और को इन्फेक्शन ना लगे, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि हम खाएंगे कहाँ से। तो ये बहुत ऐसी बात थी जो जिसका जवाब हमें देना था। तो हमने ये शुरू किया कि जो भी हमने अनाउंस किया कि जो भी कोविड का पेशेंट है वो अपने घर में बंद हो जाए और बैठ जाए और हमसे कांटेक्ट करे। ठीक है। हम उसके घर पहुंचेंगे, हम उसको जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो हम उसको मेडिसिन देंगे और हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे 15 दिन के बाद आप घर से निकलेंगे। तो 15 दिन का हम राशन हम देखते थे कि घर के कितने अफराद हैं और इनको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करते थे और वो फिर हम राशन का पैकेट बनाते थे। ठीक। और उसके अलावा उनकी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है, जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी, उसके लिए कुछ कैश अमाउंट, जो बहुत हम कम इस पर तवज्जो देते थे, कुछ कैश अमाउंट, 15 दिन का राशन और मेडिसिन हम उसके घर पहुंचाते थे। बहुत बड़ी बात। अब ये था कि हर घर में तो हम पहुंच नहीं सकते थे। ये सिस्टम हमने कराची में लॉन्च किया। हम उसे कहते थे कि आप हमें ये प्रूव कर दें कि आप इन्फेक्टेड हैं। ठीक है। वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती थी या जो भी उसका था, तो हम उसका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर ये हमें वो व्हाट्सएप करते थे और उस पे हम फिर बाइकिया के थ्रू हमने लोगों की इज्जत नफ्स रखने के लिए ये भी शुरू किया कि राशन कौन दे रहा है, मेडिसिन कौन दे रहा है, उसको पता ही ना हो। तो हम बाइकिया हायर किए हुए थे और बाइकिया का हम वो एड्रेस देते थे, राशन देते थे, मेडिसिन देते थे और हम उसके घर भेज देते थे। फिर हमसे ये हुआ कि कुछ बाइकिया, आपको पता है हम गड़बड़ भी कर जाते हैं एज ए नेशन, तो पता चला कि पहुंचा नहीं है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की पेशेंट से कि बाइकिया का जो 150 रुपए है ये आप पे करेंगे, ताकि जब आपके घर पहुंचे आप पे करें तो आपका हमें फ़ोन आए कि जी हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। हमारा ये इतना कामयाब सिस्टम था कि लोग वॉलंटियरली बंद हो जाते थे कि जी हम नहीं जाएंगे। उनको पता था मेडिसिन मिल जाएगी, राशन मिल जाएगा, खुदा न खास्ता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर भी हमें चीज़ें घर पे मिल जाएंगी। ठीक। अब यह है कि कराची से बाहर हम क्या करें, कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस तरफ आ रहा था, आपने चलें इसके बारे में खुद ही वो तस्करा कर दिया। कराची से बाहर का ये था कि हम राशन तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि राशन तो जाहिर है कि उसकी कैरेज इतनी पड़ती है कि कम से कम 20 kg 25 kg का पैकेट बनता है, तो उसकी कैरेज बनती थी ज़्यादा। हमने लोगों से कहा कि आप अगर बीमार हैं तो आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवाएं, ठीक है, हमें अपने NIC के साथ वो टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप करें, क्योंकि हम चाहते थे कि मेडिसिन मिसयूज़ ना हो। हमारे यहाँ ये भी रवाज है कि हम एहतियातन कुछ मेडिसिन लेके रख लेते हैं ताकि कुछ हो गया तो खा। ये भी एहतियात हुई थी बीच में, जिसकी वजह से तो हम कहते थे कि एहतियात रखने की ज़रूरत नहीं है, हम 24 घंटे में पहुँचा देंगे। ठीक है। तो वहाँ से भी हमें नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप होता है। मैं अपने स्टाफ को करता हूँ, वो आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये जो भी लोग हैं। हमारे साथ एक कोरियर सर्विस ने कंटेक्ट साइन किया और हमारे ब्रिगेड बशीर फाउंडेशन के ऑफिस में उन्होंने अपना एक ऑफिस खोल के हमें लिंक दे दिया। ठीक, हम मेडिसिन वो पैकेज बनाते हैं, वो मेडिसिन बंद करते हैं, खुद सारा उसका डेस्क टाइप करते हैं, पैकेट्स बना के रख देते हैं और एक टाइम है कि शाम को 5 बजे वो कोरियर सर्विस की गाड़ी आती है और वो पैकेट उठा लेते हैं। वो पैकेट 10 हों, 20 हों, 4 हों, वो डेली डिस्पैच होते हैं। जहाँ जहाँ फ़्लाइट जाती है पाकिस्तान में 24 आवर में हम पेशेंट के घर दवाई पहुँचा देते हैं। ज़बरदस्त। और अगर कहीं ट्रैवलिंग बाकी बाय रोड है तो 48 आवर्स। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि 48 आवर में मेडिसन किसी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हम पहुँचा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा आम क्वेश्चन जो हमेशा मैं पूछता हूँ कि ये सब तमाम चीज़ें, एक मॉनेटरी सपोर्ट इसके लिए चाहिए होती है, फंड जनरेट करने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस वक्त तो क्योंकि एक बड़ी, आप समझ लें कि क्रिटिकल सिचुएशन थी,
ये जो मॉनेटरी इश्यूज थे, अफेयर्स थे, इसको कैसे हैंडल किया? जो फाइनेंशियल इश्यूज आए, यकीनन आए होंगे, बड़ी तादाद में राशन खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट खरीदना, मेडिसिन को डिस्पैच करना, लोगों के घरों तक पहुंचाना, इन अफेयर्स को कैसे कंट्रोल किया, ये ज़रा समझाइए। ये मोटिवेशन मुझे अल्लाह की तरफ से मिली। आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ, पूरा शहर बंद हो गया और लोगों के कारोबार बंद हो गए। मेरा फार्मास्यूटिकल सप्लाईज का काम है, मैं हॉस्पिटल सप्लाईज में हूँ। बिल्कुल ठीक। और वाहिद हमारा कारोबार था हेल्थ प्रोवाइडर्स का, ऐसे ही कि हमारा कारोबार चल रहा था। मेरा कारोबार दूसरे लोगों से ज़्यादा चल रहा था, इसलिए कि मैं फ़ौजी हूँ। मुझे पुलिस और रेंजर नहीं रोकती थी। हम तारुफ कराते थे, हम फोर्सेस को सप्लाई कर रहे थे। ठीक है। तो आम हालात से ज़्यादा सप्लाई आर्डर हमें मिल रहे थे। ठीक है। और उसमें प्रॉफिट भी था, ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे थे। तो एक दिन मेरे स्टाफ भी बहुत डरता था, मार्केट में जाता था और सारा करते। तो वो एक लड़का मेरे पास रोने लगा। उसने कहा कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है। मैंने उस टाइम सोचा कि जो हम कारोबार कर रहे हैं, अगर मेरा होटल का कारोबार होता, मेरी कोई दुकान होती, मेरा कोई शॉपिंग प्लाजा होता, तो बंद होता। क्योंकि मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कारोबार चल रहा है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज के बाद जो मुझे प्रॉफिट होता है वो मैं घर लेके नहीं जाऊँगा। क्या बात? जब कोविड का सीज़न ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो घर लेके जाऊँगा। और आज के बाद जो प्रॉफिट होगा वो खल्क़ खुदा के लिए खर्च करेंगे। बहुत अच्छी। तो आप यकीन कीजिए कि मैंने शुरू किया। मैंने आपको शुरू में कहा था कि करोड़ों रुपया खर्च नहीं होता, आपकी नीयत खर्च होती है। बहुत अच्छी बात। मुझे जनरल हुमायूं ने, कोर कमांडर कराची है, एक्स कोर कमांडर कराची ने बुलाया था कि आप फौजी अफसर हो, हम आपको जानते हैं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, जो दवाई 2000 रुपये की बाजार में बिक रही है वो 10 रुपये की है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप इस रेशो को निकालें तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि हम काम कर रहे हैं, अगर एफर्ट ज़्यादा है, अगर आप अच्छी नीयत से काम करें तो आपको दवाई मिल जाती है। मैंने बहुत कम पैसों से मेडिसिन खरीद के रखी थी लोगों के लिए, लेकिन जब लोगों को ये पता चला, ज़ाहिर है आपको पता चल जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे मैन्युफैक्चरर ने कॉन्टैक्ट किया कि जो मेडिसिन चाहिए हमसे ले लें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ठीक है। तो अगर आप काम करें, लोगों को यकीन दिला दें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प करने होते हैं। रास्ते खुद ब खुद बनते चले। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। मुझे 8-10 साल हो गए काम करते हुए, मैं डोनेशन नहीं लेता था। लेकिन उसके बाद लोगों ने आके मुझे कहा कि नेकियां अकेले नहीं कमा, हमारा हिस्सा भी हम भी साथ देंगे, और मुझे फिर लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है। अब लास्टली ब्रिगेडियर साहब, थर्ड क्योंकि वेव है, पहले से ज़्यादा थ्रेट है, लोग शायद अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारी जगहों पे। जैसा अभी तो एक बड़ा लंबा ये टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक और निशिस्त रखेंगे जिसमें आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि चलें, शहरी इलाकों में लोग शायद मामलात को समझते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आवाज़ सुन लेते हैं, या और किसी ज़राए से उनको मैसेज पहुंच जाता है कि इस पर एहतियात कैसे रखनी है। जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं शायद वो अनअवेयर हैं, अभी तक उनको नहीं पता कि जो मैसेज दिया जा रहा है इसका मकसद क्या है, या कोविड या कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। अभी तो अवेयरनेस के ऊपर बड़ा काम करना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थर्ड वेव के हवाले से जो मैसेज है जो देखने वालों तक पहुँचना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, वो क्या हो सकता है, मैं चाहूँगा वो ज़रूर दीजिए। थर्ड वेव पहली दोनों वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक, ये वेरिएंट है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इसका PCR टेस्ट इन्फेक्टेड पेशेंट का भी नेगेटिव आता है। तो इसलिए आपको पहला काम जो करना है कि आपको एहतियात ही करनी है। बिल्कुल ठीक है। इलाज देखें, वायरल इन्फेक्शन का इलाज तो कोई नहीं है, इलाज तो सिम्टम्स का है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप एहतियात करेंगे तो इस वेव से बचेंगे, और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होने वाला है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर ये मैसेज में इन्फेक्शन फैल गया, आप पंजाब का हाल देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि अभी सिंध में थोड़ा सा कम है, पंजाब में तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और वो भी इसलिए कि मैं चूँकि कंटेक्ट में हूँ, तो ये जो गुजरात, खारियाँ, जेलम, ये जो इलाका है, इसमें लोग बहुत बाहर हैं। तो जब जैसे ही फ़्लाइट्स खुली हैं तो वो लोग आए हैं, वही इन्फेक्शन लेके आए हैं, और एहतियात नहीं की गई तो मतलब उसका इन्फेक्शन फैल रहा है। जो कैरी होम मैसेज है ना, वो ये है कि जिन लोगों को देख के हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, ऐसे ही उनको चाहिए कि वो रोल मॉडल का किरदार अदा करें, बन के दिखाएं,
वो एहतियात करें, बहुत अच्छी ताकि उनको बच्चे, बूढ़े लोग, अनपढ़ लोग वो देखें कि जब देखें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर हमारे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग जब ये एहतियात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ है, हमें भी ऐसा बिल्कुल ही सही। करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। होटलों पे आप जाके देखें, आप शॉपिंग प्लाजा सर में पैर देखें, रखने की आप जगह नहीं है, आप सच में तो जगह हैरान नहीं है। होता हूँ ये फुरकान से हम पूछता हूँ हम चक्कर क्या कहते है हैं हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि सर टीवी पे तो आप जाके देखें, जलसे हो रहे हैं, जी। वज़ीरों को देखें, आप बड़े लोगों को देखें, सब ऐसे घूम रहे हैं, आप हम पे सख्ती करना चाहते हैं। ऐसा ही। तो हमें चाहिए, आपको भी चाहिए बिल्कुल, कि आप जहां आपको लोग फॉलो करते हैं, जी, आपको लोग जी। सुनते हैं, आपकी बात का असर होता है, तो आप जहां भी पब्लिक में जाते हैं आप मास्क पहने, डिस्टेंस रखें। तकरीबात में मैंने अभी अपने भतीजे की शादी की है, टोटल 30 लोगों को बुला के मैंने निकाह करके ओहो, दुल्हन ले आया सबको ही हूं। नाराज कर दिया आपने। हमने ये साबित किया कि देखिए ऐसा भी हो सकता है। जी, और मैं लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम है कि हमारा कितना पर्दा रखा जा रहा है कि जो गरीब आदमी है उसको वो मौका मिल छोटी गया, सी एक तकलीफ ब्लेसिंग भी आ करके गई भी है इसमें। ये भी तो मैसेज है ना। ठीक। तो आप ये करें, आप रोल मॉडल बने, लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक और हो रोल मॉडल गवर्नमेंट को और अपोजिशन लीडरों को बनना चाहिए। बनना पड़ेगा, ये आपने बिल्कुल ठीक है।